जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप सबों पर बनी रहे और आप सब ऐसे ही जो है पढ़ते रहे मन लगा करके और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहे। तो साथियों, आधुनिक इतिहास में पिछले क्लास में जो है हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था। बंगाल के गवर्नर जनरल में हमने वारेन हेस्टिंग्स को देखा। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस को देखा। कॉर्नवालिस के बाद जो है सर जॉन शोर के बारे में भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया। आज की क्लास में जो है सर जॉन शोर के बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आते हैं उसके बारे में जो है हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो आगे के बंगाल के गवर्नर जनरल के बनकर के आते हैं ब्रिटिश कंपनी के तरफ से, वो अपने शासनकाल में कौन कौन से परिवर्तन लाते हैं, कौन कौन से भारत के हित में काम करते हैं और कौन कौन से जो है भारत के अहित में काम करते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट आप एक काम कीजिए, इस चैनल को जो है अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। वो हमारे वीडियो को देखे अथवा नहीं देखे, लेकिन आप शेयर कर दीजिए। और अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। आप हमें जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। हम जो है ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये मेरा पढ़ाने का हॉबी है। हमको अच्छा लगता है किसी भी चीज को किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान अर्जित करके हमको समझाने में अच्छा लगता है। ये मेरा पसंदीदा मतलब पढ़ाना जो है ना मेरा एक हॉबी है, ये मेरा पसंदीदा है। हमको अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए जो है हम ये इस पढ़ करके जो है कहीं कहीं से कंटेंट एकत्रित करके जो है आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी को एक बड़े स्तर तक लेकर के जाना है। अधिक से अधिक भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ जो है हमें जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है, ये काम करने के बाद जो हमें खुशी मिलती है। भले ही अभी कम सब्सक्राइबर है, कम सपोर्ट मिल रहे हैं, लेकिन जो भी 2-4 लोग ही मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, मुझे खुशी मिलती है। तो चलिए, ना ज्यादा सही 2-4 लोगों के दिल में ही तो अपना जगह बना रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरा एक एम है कि आप लोगों से जो है जुड़े, अधिक से अधिक भाई लोग, साथी लोग, छात्र लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े, है ना। और ये जब भी होगा तभी संभव है जब आप चाहेंगे और आप जो है सब्सक्राइब करके जो है शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, पिछले क्लास में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में देखा और बंगाल के गवर्नर जनरल में सर जॉन शोर के शासनकाल तक जो है हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। सर जॉन शोर के शासनकाल के बाद जो बंगाल के अगले गवर्नर जनरल बन के आते हैं, गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होते हैं, वो होते हैं लॉर्ड वेलेजली। कौन होते हैं? लॉर्ड वेलेजली। यहां पर हम लोग जो है लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल को देखेंगे। लॉर्ड वेलेजली जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर, गवर्नर जनरल के पद पर 1798 से 1805 तक बने रहते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक बने रहते हैं। और ये लॉर्ड वेलेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। अपने आप को क्या बोला था वेलेजली? बंगाल का शेर बोला था। इस चीज से आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शेर साबित कर रहा है वो कितना अपने आप में शक्तिशाली रहा होगा। इन्होंने अपने आप को क्या किया? बंगाल का शेर कह करके संबोधित किया, लॉर्ड वेलेजली। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अपने आप को बंगाल का शेर कौन बोला था? तो ये लॉर्ड वेलेजली बोला था। लॉर्ड वेलेजली बोला था बंगाल का शेर अपने आप को। इसने जब 1798 से लेकर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर बना रहा, तो इसने भी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। इसने भी क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया।
और जिस नीति के तहत इसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया उस नीति सहायक संधि कहलाई, सहायक संधि कहलाई। इसने सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया, विस्तार किया। सहायक संधि ये होता था, सहायक संधि ये होता था, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि ब्रिटिश कंपनी की सेना, जो भी सेना होती थी वो एक प्रशिक्षित सेना होती थी, प्रशिक्षण प्राप्त सेना होती थी, कुशल सेना होती थी। और वही देसी रियासत की जो सेना होती थी वो प्रशिक्षित प्राप्त सेना नहीं थी, प्रशिक्षित प्राप्त सेना नहीं थी। तो जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत आई, फ्रांसीसी भी आया व्यापार करने, ब्रिटिश कंपनी भी व्यापार करने आया, डच भी व्यापार करने आया, लेकिन भारत में अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान किया तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वो सबसे ज्यादा प्रशिक्षित थी, सकुशल सेना थी। वहीं देसी रियासत की सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सामने उतनी मजबूत नहीं थी। तो उस समय के जो छोटे छोटे देसी रियासत हुआ करते थे, 1798 के समय में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत या मतलब भारत में जो है छोटे छोटे देसी रियासत हुआ करते थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से क्या करते थे, साम्राज्य को विस्तार साम्राज्य अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए और अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए देसी रियासत जो है आपस में झगड़ते रहते थे। ठीक, तो प्रत्येक देसी रियासत के राजा चाहते थे कि हमको ब्रिटिश कंपनी की सेना का मदद मिले, हमको ब्रिटिश कंपनी के सेना का मदद मिले। तो ब्रिटिश कंपनी की जो सेना थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो थी वो तो ऐसे किसी देसी रियासत की तो मदद करेगी नहीं, ऐसे तो किसी की मदद करेगी नहीं, है ना। तो सबसे पहले देसी रियासत जो थे वो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के लिए मदद मांगी। मतलब सहायक संधि का मतलब ये होता था कि हम एक दूसरे को क्या करेंगे, मदद करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ब्रिटिश कंपनी ने इस बात को स्वीकार की और उसने कहा कि ठीक है, हम आपको पड़ोसी रियासत से रक्षा करने के लिए हम आपको मदद तो पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बदले में हम अपनी कंपनी के सैनिक को, हम अपने कंपनी के सेना को आपके राज्य में रखेंगे, आपके राज्य में रखेंगे। और इस सैनिक के पीछे जो भी खर्च आएगा, इस सैनिक के पीछे जो भी खर्च आएगा वो भी खर्च देसी रियासत के राजा को ही भरना होगा। मतलब हम अपनी कंपनी की सैनिक को हम आपके साम्राज्य में रखेंगे, आपके राज्य में रखेंगे और इस कंपनी के सैनिक का खर्च देसी रियासत के राजा को उठाना होगा, तब जाकर के हमारी सैनिक जो है आपको मदद करेगी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक जब देसी रियासत के साम्राज्य के अंदर स्थापित होती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक ने यह पाया कि हमारी सैनिक के सामने, हमारी सेना के सामने देसी रियासत की सेना तो बिल्कुल कमजोर है, हमारी सेना के सामने देसी रियासत की सेना बिल्कुल कमजोर है। और जितने भी देसी रियासत ने सहायक संधि के लिए अंग्रेजों के सामने हाथ बढ़ाया और जिस ने सहायक संधि को मंजूर किया, जिस देसी रियासत ने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया, और जब देसी रियासत की सेना की कमजोरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की सैनिक ने भांप लिया, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस देसी रियासत के ऊपर दबाव बनाया कि जैसे हम चाहेंगे वैसे ही करेंगे। और उसकी सिंपल सी बात है, उसकी सैनिक के सामने, देसी रियासत की सेना के सामने इंडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्या थी, मजबूत थी, अपने आप में प्रशिक्षण प्राप्त सेना थी। और जब देसी रियासत की सेना को भांप लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसने ये देसी रियासत के ऊपर दबाव बनाना चालू किया कि अब आपके साम्राज्य में जो भी फैसला लेंगे हम लेंगे और जो हम चाहेंगे वही होगा। और इस तरीका से जो है देसी रियासत को दबाने का प्रयास किया गया सहायक संधि के तौर पे, सहायक संधि के तौर पे देसी रियासत को दबाने का प्रयास किया गया और फिर धीरे धीरे दबा करके उस देसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। तो यही था सहायक संधि। और साथियों, सहायक संधि का जो वास्तविक जन्मदाता था वो था डुप्ले। सहायक संधि का वास्तविक जो जन्मदाता था वो डुप्ले था। जब
यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने आई थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, तो वो भी उस कंपनी ने अपने शासन काल में जब वो व्यापार कर रही थी, तो उसने एक गवर्नर का पद लाया था, उसने भी गवर्नर का पद लाया था, और उसके गवर्नर के पद पर डुप्ले गवर्नर बन के आया था। तो डुप्ले जब फ्रांस से गवर्नर बनकर के आया, तो डुप्ले ही सहायक संधि को क्या किया था, ये जन्म दिया था। मतलब ये सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। भले ही डुप्ले ने सहायक संधि के जन्मदाता थे, लेकिन सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले नहीं कर पाया। सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले नहीं कर पाया, और सहायक संधि का प्रयोग किसने किया, लॉर्ड वेलेजली ने किया, लॉर्ड वेलेजली ने किया। और सहायक संधि के तहत सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला कोई राज्य था, कोई रियासत था, तो वो था हैदराबाद। वो क्या था, हैदराबाद था, हैदराबाद था। सहायक संधि को अपनाने वाला देशी रियासत जो था वो हैदराबाद था। हैदराबाद के बाद मैसूर अपनाता है, मैसूर के बाद अवध भी अपनाता है, तंजौर भी अपनाता है। और इस तरीका से अधिकतर देशी रियासतों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो देशी रियासत, जो भारत की देशी रियासतें थी, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद गुलामी की जंजीर में धीरे धीरे जकड़ने लगी, धीरे धीरे गुलामी की जंजीर में जकड़ने लगी। देशी रियासत, जो भी देशी रियासत थी, उसने अंग्रेजों के सामने हाथ तो बढ़ाया था दोस्ती करने के मौकाम से, दोस्ती करने को लेकर के हाथ बढ़ाया था कि हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और सहायक संधि के तहत हम एक दूसरे को क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। जब हमारे राज्य पर आक्रमण होगा पड़ोसी राज्य का, तो उसे मुझे रक्षा प्रदान करनी होगी, और आपके ऊपर जब कोई संकट आएगा तो हम आपको रक्षा प्रदान करेंगे। ये सोच करके देशी रियासत ने अंग्रेजों के सामने दोस्ती के लिए अपनी हाथ बढ़ाई थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी रियासत की सेना की कमजोरी को भांप लिया, तो इस सहायक संधि के तौर पे जितने भी देशी रियासत ने हस्ताक्षर किए थे, सबको हाथ पकड़ने के बाद धीरे धीरे गर्दन पकड़ के मरोड़ दिया देशी रियासत के राजाओं को, और अपने सैन्य बल पे जो है देशी रियासत पर क्या कर लिया, अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा करके अपने साम्राज्य का साथियों विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया। ये था सहायक संधि। और ऐसे तो कहा जाता है कि 1765 में सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला कोई राज्य था, तो वो राज्य था अवध। यानी कि 1765 ईस्वी के आसपास जो भी अवध के नवाब थे, उसने सहायक संधि को तो अपनाया था, लेकिन उस नवाब के बाद जो अवध के नवाब बनते हैं, उसने सहायक संधि को नहीं अपनाया। जैसे कि वर्तमान में कोई ऐसी समझौता होती है, मानकर चलिए दो दोस्त है, हम हैं, मानकर चलिए यहां पर हम ही हैं, और किसी व्यक्ति के साथ हमारी समझौता होती है, और उस चीज को हम अपना लेते हैं, और हमारे बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी और वो उस चीज को नहीं अपनाती है, और फिर उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी वो अपना लेती है। उसी के तौर पर क्या हुआ था कि 1765 में जो अवध के नवाब थे वो सहायक संधि को अपना लिए थे, लेकिन इनके बाद जो आने वाली पीढ़ी थी उसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में 1801 में पुनः अवध ने सहायक संधि को क्या किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। तो यहां से साथियों एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा कि अगर सीधे तौर पर यह पूछा जाए कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत कौन था, मतलब प्रथम राज्य कौन था, और ऑप्शन में हैदराबाद भी रहे और अवध भी रहे, तो आपको अवध के साथ जाना है, आपको अवध के साथ जाना है। वहां पर सही उत्तर अवध हो जाएगा, क्योंकि अवध ने 1765 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। वहीं अगर लॉर्ड वेलेजली के संदर्भ में पूछे कि लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत कौन थे, और उसमें हैदराबाद भी ऑप्शन में रहे और अवध भी रहे, तो उस दौरान आपको हैदराबाद के साथ जाना है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर सीधे तौर पर देशी रियासत के बारे में अगर पूछे कि सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो अवध था। लॉर्ड वेलेजली के संदर्भ में पूछे तो वहीं पर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद के बाद मैसूर के देशी रियासतों ने अब सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है। उसके बाद अवध के नवाब भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं।
उसी प्रकार जो है तंजौर ये सब के भी जो है जो राजा होते हैं वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। मराठों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यहां तक आते आते जो है मराठे कई संघ में बट गए थे। जैसे कि पूना में जो मराठा शासक करने वाले जो मराठा होते थे, पूना जैसे क्षेत्र में शासक करने वाले जो मराठा होते थे वो उनको पेशवा बोला जाता था। और वही इंदौर में जो शासक करने वाले मराठे होते थे उनको होलकर बोला जाता था। तो मराठे कई सारे संघ में बट गए थे। तो सभी मराठों ने सहायक संधि को स्वीकार किया, लेकिन इंदौर के होलकर मराठों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सभी मराठे देशी रियासत थे, वही इंदौर के होलकर मराठों ने जो है देशी रियासत को सहायक संधि को जो है स्वीकार, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो सहायक संधि के बारे में ये सब चीज थी, ये सब चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्या सर बोलिए? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, और ये होता है 1799 में। 1799 के आसपास जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इसी युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसी में टीपू सुल्तान मारा जाता है। स्वाभाविक सी बात है, लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। टीपू सुल्तान के सामने जो है वो मजबूत हो गया, टीपू सुल्तान यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। और जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेस्ली ही रहता है। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो आपको पिछले क्लास में हमने यह भी बताने का प्रयास किया था कि टीपू सुल्तान के मर जाने के बाद वोटियार वंश के अल्प आयु शासक कृष्णराज द्वितीय को अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर बैठा देता है। और फिर उसके बाद वेलेस्ली क्या करता है कि सहायक संधि करवा करके मैसूर को अपने कब्जे में कर लेता है, यानी कि मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो साथियों ये भी चीज को आप ध्यान रखेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। इसके समय, वेलेस्ली के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, जिसमें से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है सन 1803 से लेकर के 1805 तक जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है वो लॉर्ड वेलेस्ली के ही शासनकाल में चलता है। इस चीज को भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वेलेस्ली क्या करता है कि ये प्रेस पर प्रतिबंध लगा देता है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता है, ये प्रेस पर क्या कर देता है, भारतीय प्रेस पर क्या करता है, ये प्रतिबंध लगा देता है। तो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल हुआ? तो लॉर्ड वेलेस्ली हुआ। वही आप आगे देखेंगे कि प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता। और वहीं पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो लॉर्ड वेलेस्ली हुआ। इस चीज को भी जो है आप ध्यान में रखेंगे। वेलेस्ली के शासनकाल में सन 1800 के आसपास, वेलेस्ली के ही शासनकाल में 1798 से 1805 तक इसका शासन रहता है। और उसी दौरान सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा विलियम कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ है, और सन 1800 के आसपास हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद क्या करता है वेलेस्ली? अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करते करते सन 1802 या 3 ईस्वी के आसपास में दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। वेलेस्ली अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते जो है दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है 1802 या 1803 ईस्वी के आसपास में। और जब दिल्ली पर कब्जा करता है तो दिल्ली में ही क्या है? लाल किला है। दिल्ली में लाल किला जो है, उस लाल किला पर भी कब्जा कर देता है। और लाल किला पर कब्जा करने के बाद, लाल किला पर जब वेलेस्ली कब्जा करता है तो यहां पर ऑक्टर लोनी एक व्यक्ति था जिसका नाम था ऑक्टर लोनी।
लाल किला पर जब कब्जा करता है तो लाल किला पर कब्जा करने के बाद एक व्यक्ति रहता है ऑक्टरलोनी, जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट बना देता है। ऑक्टरलोनी को क्या बनाता है? ये ब्रिटिश रेजिडेंट बनाता है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के संदर्भ में कि लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही 1800 में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और सबसे पहले जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कोई देशी रियासत तो वो हैदराबाद बना। उसके बाद हमने बताया कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यही वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ। होलकर ने इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। जब वेलेस्ली दिल्ली पर कब्जा करता है तो दिल्ली पर कब्जा करने के बाद दिल्ली के लाल किला पर भी कब्जा कर लेता है और ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कि लाल किला के ब्रिटिश रेजिडेंट जो है ऑक्टरलोनी को बनाता है। वहीं सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध ये भी जो है लॉर्ड वेलेस्ली के ही शासनकाल में हुआ था। तो ये सब जो तमाम चीजें जो आपको हमने समझाने का प्रयास किया और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वेलेस्ली के संदर्भ में ये सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो साथियों यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो अगला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम रहता है सर जॉर्ज वारले और इसका शासनकाल साथियों 1805 से 1807 तक रहता है। जो अगला बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होता है उस व्यक्ति का नाम रहता है सर जॉर्ज वारले। और सर जॉर्ज वारले जो है 1805 से 1807 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहता है। और इसके समय में सर जॉर्ज वारले के समय में साथियों एक महत्वपूर्ण घटना हुई और वो जो महत्वपूर्ण घटना हुई उसका नाम है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। इसके समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। किसके समय में? सर जॉर्ज वारले के समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक, ये क्यों हुआ? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह क्यों हुआ साथियों? ये इस चीज को जो है आप समझने का प्रयास करेंगे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शासन प्रशासन को स्थापित किया और सबसे पहले जब यह भारत पर शासन प्रशासन स्थापित किया तो सबसे पहले इन्होंने अपने व्यापार को मजबूत बनाया और व्यापार को मजबूत बनाने के बाद यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया और अपने आप को राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाया। जब कंपनी ने राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत बना लिया उसके बाद इसने यहाँ के धर्म में हस्तक्षेप करना चालू किया। जब अपने आप को सबसे पहले व्यापारिक तौर पर मजबूत बनाया, राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाया, अपने साम्राज्य में अपने आप को मजबूत बनाया, उसके बाद जब अपना साम्राज्य विस्तार किया और जब यह शक्तिशाली रूप में धीरे धीरे उभरने लगा उसके बाद जो है ये क्या करने लगी कंपनी? यहाँ के धर्म में हस्तक्षेप करने लगा और धर्म में हस्तक्षेप करने के बाद ये जो है ये चाहती थी भारत में ईसाईकरण हो यानी कि लोगों को अपने धर्म के प्रति उसके मन में घृणा पैदा कर दे और अब लोग जो है यहाँ के हिंदू धर्म को मानने वाले या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म से घृणा पैदा करने लगे और ईसाई धर्म को अपना ले। तो इस वजह से इन्होंने धर्म में हस्तक्षेप करने लगा। और वेल्लोर दक्षिण भारत में एक जगह का नाम है। इसके शासनकाल में यह हुआ कि इसने जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति थे और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में जो है कार्यरत थे, उनके सेना के पद पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक नियम कानून बनाया और उस नियम में इसने ये बनाया कि हमारे कंपनी में जो भी लोग हैं वो टीका चंदन नहीं लगाएंगे और कान में बाली नहीं पहनेंगे। और वेल्लोर के जो सिपाही जो थे दक्षिण भारत में जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्यरत थे, वो अपने सर पे टीका लगाते थे और कान में बाली पहनते थे, है ना, कान में बाली पहनते थे, सर पे टीका लगाते थे। जब अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप करके ये नियम कानून बनाया कि हमारी कंपनी की सैनिक
टीका चंदन नहीं लगाएगी और कान में बाली नहीं पहनेगी तो कहीं ना कहीं बेल्लौर के सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज जो है अब हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। इस वजह से जो है टीका चंदन और बाली पर उठे सवाल को लेकर के बेल्लौर के सिपाहियों ने एक विद्रोह कर दिया। बेल्लौर को सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इस सिपाही विद्रोह को अंग्रेजों ने दमन पूर्वक जो है क्या कर दिया, दबा दिया, दमन पूर्वक जो है दबा दिया। तो बेल्लौर का सिपाही विद्रोह आप याद रखेंगे क्यों हुआ वो भी बता दिए। और सर जॉर्ज वारले के शासनकाल में हुआ था बेल्लौर का सिपाही विद्रोह। जब बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ इसको दबा दिया कौन, इसको दबा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इस बेल्लौर के सिपाही विद्रोह को दबा दिया। और उस समय जो है विलियम बेंटिक जो है मद्रास का गवर्नर था। विलियम बेंटिक कहां था, मद्रास का गवर्नर था। जब पिछले क्लास में हमने ये बताया कि बंगाल के गवर्नर के जगह पर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया तो बंगाल के गवर्नर के कार्य क्षेत्र को जो है इजाफा किया गया और बंगाल की जो प्रमुख 3 प्रेसिडेंसी नगर थी जिसमें से बंगाल था, हैदराबाद था, मुंबई था। बंगाल था, मुंबई था और मद्रास था। तो मुंबई और मद्रास को जो है मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन कर दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उस टाइम मद्रास का गवर्नर था और इसने बेल्लौर के सिपाही विद्रोह को दबा दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है अपने आप में ये एक योग्य गवर्नर है और आने वाले समय में 1828 से 35 के आसपास में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। जब इस व्यक्ति का शासनकाल समाप्त होता है सर जॉर्ज वारले का, उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल आता है। इसके बाद किसका शासनकाल आता है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल आता है और ये 1807 से 13 लॉर्ड मिंटो प्रथम, और इसका जो शासनकाल रहता है 1807 से 13 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहता है। और इसके समय में जो एक महत्वपूर्ण घटना है, इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है वो है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि सन 1809 ईस्वी में हुई है और 1809 जो है 1807 से 1813 के बीच में ही आता है। और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट भी पारित हुआ है। ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो किसके समय में पारित हुआ है, तो वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में पारित हुआ है। अमृतसर की संधि जो है ये पंजाब के शासक रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी अमृतसर की संधि, तो पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो भाग लिया था उसका नाम था चार्ल्स मेटकप। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अमृतसर की संधि कब हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1809, इस चीज को आपको याद रखना है। और किसके बीच हुई, तो रंजीत सिंह और मेटकप के बीच हुई। साथियों, अमृतसर की संधि की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, तो हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, आज भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। जब यहाँ पर अमृतसर की संधि पॉइंट आया है तो हमने ये बताया था कि रंजीत सिंह के समय में पंजाब में जो रंजीत सिंह की सेना थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा मजबूत सेना थी तो रंजीत सिंह की सेना थी, जिस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी डर लगा रहता था कि रंजीत सिंह की सेना हम पर आक्रमण न कर दे। और रंजीत सिंह की सेना को भी डर लगा रहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना हम पे आक्रमण न कर दे। हमने आपको यह भी समझाने का प्रयास किया था कि अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है और अगर दो देश परमाणु संपन्न देश हैं तो दोनों देश के अंदर मन में थोड़ा सा ये रहता है कि कहीं वो हम पर परमाणु अटैक न कर दे और कहीं वो हम पर परमाणु अटैक न कर दे। तो स्वाभाविक बात है, जब दो देश परमाणु संपन्न देश हैं तो दोनों देश के मन में थोड़ा सा ये आ ही जाता है। उसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बाद सबसे ज्यादा मजबूत सेना थी तो रंजीत सिंह की सेना थी, और इसी वजह से जो है दोनों सेना को आपस में ये था कि हमारे ऊपर क्या कर दे, हमला ना कर दे। इसलिए रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकप के बीच ये संधि हुआ कि यहाँ पर पड़ता है पंजाब, यहाँ पर क्या पड़ता है, पंजाब, और यही पंजाब में जो है रंजीत सिंह का क्या चलता था, शासन प्रशासन चलता था। पंजाब से दोस्तों होकर के बहती है सतलज नदी, और इसी सतलज नदी को जो है
सतलज नदी को सीमा निर्धारण किया गया था, सीमा निर्धारण किया गया था। और सीमा निर्धारण करने के बाद कहा गया था कि रणजीत सिंह की सेना जो है सतलज नदी से पूरब नहीं आएगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो सतलज नदी के पश्चिम नहीं जाएगी और सतलज नदी को एक सीमा निर्धारण किया गया था। यही हुआ था दोस्तों अमृतसर की संधि में। और इसके समय में 1813 का चार्टर एक्ट भी पारित हुआ। तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हम लोग इतने ही चीजों को देखेंगे। अब इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद जो अगला बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होता है उसका नाम रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसका क्या नाम रहता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक एक गवर्नर जनरल के पद के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, उसके शासनकाल को बता रहे हैं, उसके समय में महत्वपूर्ण घटित हुई घटनाओं को भी बता रहे हैं। तो दोस्तों यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आप एक एक गवर्नर जनरल के पद के बारे में आप जान जाएंगे, उसके शासनकाल को जान जाएंगे, उसके शासनकाल में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को जान जाएंगे। तो यहीं पर जो है सारे के सारे आधुनिक इतिहास का, मॉडर्न इतिहास का जो है सार छिपा हुआ है। आधुनिक भारत का सार यही सबके शासनकाल में छिपा हुआ है। तो अगला जो गवर्नर जनरल बन के आता है उसका नाम रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स अलग था, लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पर क्या है? अलग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स बन के आता है, इसका शासनकाल रहता है 1813 से 1823। 1813 से लेकर के 1823 तक जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे आसीन रहता है। और इसने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया था। फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसलिए जो है इसको साम्राज्यवादी भी बोला जाता है। साम्राज्यवादी, इसको क्या बोला जाता है? साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल बोला जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। और आप यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फॉरवर्ड पॉलिसी होता क्या था। तो दोस्तों फॉरवर्ड पॉलिसी उसको कहते हैं कि अपने आप को किसी भी कार्य में आगे करके हिस्सा लेना, बढ़ा चढ़ा करके हिस्सा लेना। तो इसने क्या किया कि देसी रियासत में जो राजा थे, देसी रियासत के जो राजा थे उसके आंतरिक मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप करना चालू किया। इसने जो है देसी रियासत में जो भी राज्य आते थे उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू किया। और इसने ये कहा जो हमारा जो अधिकार है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अधिकार है वो देसी रियासत के अधिकार से ऊपर है। यही तो हुआ फॉरवर्ड पॉलिसी, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके आगे करके जो है साबित करना। तो इसने देसी रियासतों को एक संदेश ये दिया कि हमारा जो अधिकार है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है, देसी रियासत के अधिकार से क्या है? ऊपर है। और हम तुम्हारे साम्राज्य के अंदर कोई भी मामला ऐसा होगा उस मामला में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। हस्तक्षेप करने के बाद, जरूरत पड़ने के बाद जो हम बोलेंगे, जो हम नियम कानून बनाएंगे, उस कानून को जो है देसी रियासत को क्या करना होगा? मानना होगा, मंजूर करना होगा। और यही फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इसने देसी रियासत के अंदर उनके जो घरेलू मामले थे, आंतरिक मामले थे, उसमें हस्तक्षेप किया। और हस्तक्षेप करने के बाद जो है फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य को क्या किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने विस्तार किया। ठीक, इसके समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में साथियों आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल मतलब अंग्रेज और नेपाल मतलब नेपाल। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। जैसे कि हमने आपको बताया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपने आप को मजबूती प्रदान करने का कोशिश किया और जब यहाँ पर वो अपनी सत्ता को मजबूत किया, उसके बाद ब्रिटिशों ने भारत के देसी रियासतों पर तो कब्जा किया ही किया, बल्कि पड़ोसी देशों पर जैसे कि नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, भूटान हो गया, ये सब के साथ भी युद्ध के जरिए जो है पड़ोसी राज्यों पर भी इन्होंने कब्जा करने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि प्रयास भी किया और कब्जा भी किया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है और ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है 1814 से 16 के बीच होता है। 1814 से 16 तक होता है। और ये आंग्ल नेपाल जो होता है, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सुगौली की संधि के तहत समाप्त होता है। तो साथियों सुगौली की जो संधि है ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सुगौली की संधि कब हुई थी। तो सुगौली की संधि आप याद रखिएगा, ऐसे तो 1815 में ही हो गई थी लेकिन लागू हुई थी 1816 में। इसलिए जो है सुगौली की संधि को याद रखना महत्वपूर्ण है कि 1816 में लागू हुई थी। और
ऐसा भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध जब हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध जब हुआ था तो किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो साथियों, आंग्ल नेपाल युद्ध सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था, सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये भी चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद इसके समय में थर्ड यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसके समय में क्या होता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1816 से 1819 तक, 1816 से 1819 तक। ये जो मराठा युद्ध या जो भी युद्ध कब से कब तक चल रहा है, इस चीज को आप ध्यान में बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1816 से साथियों 1819 तक चला। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होने का आखिर कारण क्या, क्यों हुआ ये थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध? इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि मराठा जो शासक थे और वो कहीं भी युद्ध करने के लिए जाते थे, तो उनको एक सहायता प्रदान करने वाला एक समुदाय था, और उस समुदाय का नाम था पिंडारी। उस समुदाय का नाम क्या था? पिंडारी। मराठा कहीं भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो मराठा को जो है ये पिंडारी समुदाय के लोग मदद करते थे। ये पिंडारी जो थे ये जंगलों में रहा करते थे। पिंडारी जो थे ये जंगलों में रहा करते थे और ये पिंड नामक शराब पीते थे। ये पिंड नामक शराब का जो है सेवन करते थे, है ना, जिसको पिंड नामक शराब का सेवन करते थे, जिस वजह से इनको क्या बोला गया? पिंडारी बोला गया। तो पिंडारी जो है मराठे के सैनिक में अस्थायी रूप से कार्यरत नहीं थे, ये अस्थायी थे। ये युद्ध में जो है मराठों का साथ देते थे, और जीते गए क्षेत्र से जो मराठा जो है युद्ध से जो भी युद्ध में जो भी क्षेत्र को जीतते थे, और जो भी चीजें मराठे को प्राप्त होती थी युद्ध के दौरान, जो भी इनको चीज प्राप्त होती थी, उस चीज में से, उस विषय वस्तु में से जो है पिंडारियों को कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। जो भी धन संपत्ति मराठों को भाग लगती थी, मराठा जो युद्ध लड़ते थे और युद्ध जीतने के बाद उनको जो भी धन संपत्ति की प्राप्ति होती थी, तो उस धन संपत्ति में से जो है पिंडारियों को कुछ हिस्सा जो है क्या कर दिया करते थे? दे देते थे। तो पिंडारी जो थे मराठों को जो है युद्ध में मदद करते थे, और ये पिंडारी जो था पिंड नामक शराब पीता था। ये जो है मराठा का कोई अस्थायी सैनिक नहीं था, और न ही इसको कोई अस्थायी वेतन मिलता था। मतलब युद्ध में ये मदद करता था, और जो भी धन संपत्ति मराठों को प्राप्त होती थी उसमें से कुछ हिस्सा जो है पिंडारी को दे देते थे। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसलिए कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया कि इस पिंडारियों का दमन कर दिया, बलपूर्वक क्या कर दिया? पिंडारियों को नाश कर दिया, दमन कर दिया, इसको दबाने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया। तो जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन कर दिया, तो यही वजह जो है थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। और थर्ड आंग्ल मराठा जब युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, मराठों की हार हुई, है ना। और सहायक संधि के तहत मराठा पर भी जो है अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। मराठा को अंग्रेज जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो साथियों, आप इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि पिंडारियों का दमन कौन किया था। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन रहेगा, जहां भी प्रश्न आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लीजिएगा कि पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो पहला ऑप्शन रहता है वारेन हेस्टिंग्स, और तीसरा या चौथा पर रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो विद्यार्थी क्या करता है? आंख मूंद करके ऑप्शन ए को टिक मार देता है, और क्या कर देता है? कुल्हाड़ी में पैर मार देता है। जबकि उसका सही उत्तर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स न होकर के लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। तो याद रखेंगे, एग्जाम में दोनों तरह के ऑप्शन रहते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स भी और वारेन हेस्टिंग्स भी, और वारेन हेस्टिंग्स पहले नंबर पे रहता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, पिंडारियों का दमन कौन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स किया था। ठीक है, ये सब चीजें थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में कुछ और चीजों को आप बताने का प्रयास करते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या होता है कि कर वसूलने की जो व्यवस्था थी, 1820 में रैयतबारी व्यवस्था लागू होती है। रैयतबारी और 1820 में रैयतबारी व्यवस्था लागू होती है, और 1822 में महलबारी व्यवस्था लागू होती है। महलबारी व्यवस्था। अब साथियों, रैयतबारी क्या है, महलबारी क्या है, इसको आप समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। पिछले क्लास में
हमने आपको बताया था इजारेदारी प्रथा, यानी कि इजारेदारी व्यवस्था, कर वसूलने की प्रथा, इजारेदारी प्रथा के बारे में भी देखा। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट, जो अस्थायी बंदोबस्त था जिसको कार्नवालिस ने लागू किया था, उसके बारे में भी देखा। इजारेदारी प्रथा क्या थी? तो उसको ठेकेदारी प्रथा भी बोला जाता था। ठेका दे दिया जाता था किसी ठेकेदार को और बोला जाता था कि आपको जो है इतने सारे क्षेत्र का हम आपको ठेका दे दिए। वो ठेका के तौर पर वो जो है रकम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा करते थे और उसके बाद जो है ठेकेदार वहां से कर वसूलते थे। उसके बाद जब अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया तो उसने जमींदारों को दे दिया, जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार दे दिया। और अस्थायी बंदोबस्त के तहत साथियों किसानों का बहुत शोषण हुआ, क्योंकि कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त में कर का निर्धारण ही नहीं किया था। अस्थायी बंदोबस्ती में कर का निर्धारण ही नहीं किया था। वो बोला था कि जमींदार को 10% जो भी कर वसूलेंगे उसमें से 90% जो है कंपनी को देना होगा और 10% जमींदार अपने पास रख लेंगे। और कर का कोई सीमा निर्धारण था नहीं, तो इसलिए जमींदार जो है अस्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों का खून चूसने का काम किया, अधिक से अधिक कर वसूला। उसके बाद रैयतबारी व्यवस्था को लागू किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1820 में। रैयतबारी व्यवस्था में क्या होता था कि रैयत का मतलब होता है सीधे तौर पर किसान, रैयत के तौर पर क्या होता है? किसान। इसने यह व्यवस्था लागू किया कि किसान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, न ही कोई ठेकेदार रहेगा, न ही कोई जमींदार रहेगा। किसान जो है डायरेक्ट अंग्रेजी कंपनी में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसान डायरेक्ट कर दे सकते हैं, डायरेक्ट कर दे सकते हैं। वही व्यवस्था कहलाई रैयतबारी व्यवस्था। और रैयतबारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय मुनरो को, कैप्टन रीड और मुनरो को जाता है। रैयतबारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जो है मुख्य तौर पर किसको जाता है? मुनरो को जाता है, मुनरो को जाता है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। रैयतबारी व्यवस्था सबसे पहले जो है दक्षिण भारत में लागू किया था। रैयतबारी व्यवस्था जो है सबसे पहले कहां लागू किया गया था? दक्षिण भारत में लागू किया गया था। और दक्षिण भारत में बड़ा महल, एक बड़ा महल जगह का नाम है बड़ा महल। तो बड़ा महल को भी आप ध्यान में रखेंगे कि रैयतबारी व्यवस्था सबसे पहले, शायद ये मद्रास में पड़ता है, बड़ा महल कहां पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। तो रैयतबारी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास के बड़ा महल में लागू किया गया था। और जब बड़ा महल में रैयतबारी व्यवस्था सफल हो गई तो धीरे धीरे क्या कर दिया गया? संपूर्ण दक्षिण भारत में, दक्कन के क्षेत्र में, संपूर्ण दक्षिण भारत में रैयतबारी व्यवस्था को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब बड़ा महल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। हमको सस्पिशन हो रहा है कि बड़ा महल मद्रास में है या कहीं और है, ये थोड़ा सस्पिशन हो रहा है। शायद मद्रास में ही है जैसा कि हमको याद आ रहा है। ठीक है, तो रैयतबारी व्यवस्था का मतलब ये था कि किसान डायरेक्ट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दे सकती थी और उसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। वही महलवारी का मतलब ये था कि महाल का मतलब होता है गांव। महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है गांव, ग्राम या मुखिया। मतलब महलवारी व्यवस्था जो है उत्तर भारत में लागू किया गया था। कहां लागू किया गया था? उत्तर भारत में, अवध के क्षेत्र पर, बिहार बंगाल के क्षेत्र पर, उत्तर भारत में जो है इलाहाबाद के क्षेत्र पर महलवारी व्यवस्था लागू किया गया था। और इसमें यह था कि अंग्रेजों ने यह सोचा कि जो गांव के जो मुखिया होंगे, जो भी गांव के मुखिया होते हैं या बड़े व्यक्ति होते हैं, उनको जानकारी रहता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत के अंदर जितने भी किसान खेती कर रहे हैं उनके पास कितना जमीन है, उनके पास कितना उपज होता है ना। ये सब सारी चीजों की जानकारी गांव के मुखिया को रहता है। इस वजह से अंग्रेजों ने ये मतलब सोचा कि हम महलवारी व्यवस्था के तौर पे टैक्स वसूलने का अधिकार किसको दे देते हैं? मुखिया को दे देते हैं। मुखिया को पता होता है कि हमारे क्षेत्र में जो है कौन किसान के पास कितना भूमि है, उसी के हिसाब से वो जो है कर वसूल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करेगी। तो साथियों ये था महलवारी व्यवस्था और ये था रैयतबारी व्यवस्था। और सर टॉमस मुनरो जो है ये मद्रास का गवर्नर था। मुनरो जो है ये मद्रास का गवर्नर था। मद्रास का क्या था? ये गवर्नर था। और इसी को श्रेय दिया जाता है। रैयतबारी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुनरो को दिया जाता है। और वहीं पर महलवारी व्यवस्था लागू करने का श्रेय हॉल्ट मैकेलजी, यानी कि महलवारी व्यवस्था जो है वो कौन लागू किया था, या महलवारी व्यवस्था के जनक कौन है? तो हॉल्ट मैकेलजी। तो आप दोस्तों दोनों चीज को याद रखेंगे कि रैयतबारी व्यवस्था
कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को याद रखेंगे। और महलबारी व्यवस्था के जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी है, हॉल्ट मैकेंजी है। तो यहाँ से दोस्तों आप नोट्स कर सकते हैं, नोट करने के बाद जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो साथियों यहाँ पर जो है इसी तरीका से जो है 1823 आते आते लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल समाप्त होता है। उसके बाद जो अगला बंगाल के गवर्नर जनरल बनता है वो बनता है, उसको देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कोई बनता है, उसका नाम रहता है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट। और इसका जो शासनकाल रहता है दोस्तों, ये रहता है 1823 तक तो उसका रहता है, और 1823 से 1828 तक। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 1828 तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे आसीन रहता है। और इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना वो घटित होती है, इसके समय में आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में क्या होता है कि अंग्रेजी कंपनी के बीच और वर्मा के बीच जो है एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग आंग्ल वर्मा के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करने के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भी युद्ध करने के बाद जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और पड़ोसी देशों को जीत करके भी जो है उसने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। साथियों आपको एक चीज यहां से ये समझ में आ रही होगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए केवल युद्ध का सहारा नहीं लिया है, केवल युद्ध का ही सहारा नहीं लिया है, उसने युद्ध के तौर पर भी क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया। उसने जो है नीतियों के तहत, जैसे कि नीति के तहत बोले तो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे सहायक संधि नीति के तहत, जो है सहायक संधि नीति के तहत, फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत, सहायक संधि के नीति के तहत, है ना, फूट डालो शासन करो की नीति के तहत, ये सब नीति के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की जो देसी रियासत थी उसके ऊपर कब्जा करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और युद्ध के तहत भी जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था, और 1823 से 28 तक इसका शासनकाल रहता है। और इसी 1823 से 28 के बीच क्या आता है, 1824 से 26, 1824 से 26 तक जो है आंग्ल वर्मा युद्ध चलता है, और इसमें जो है अंग्रेजों की जीत होती है, वर्मा की हार हो जाती है, और अंग्रेज जो है वर्मा के कुछ क्षेत्रों पर जो है अपना अधिकार जमा लेता है। और ये जो युद्ध की समाप्ति हुई थी, आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति जो हुई थी, ये हुई थी यानडूब की संधि। तो दोस्तों यानडूब की संधि को आप याद रखेंगे। जैसे पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था तो वो जो है 1816 में सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था, सुगौली की संधि के तहत। उसी प्रकार आंग्ल वर्मा युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो यानडूब की संधि के तहत समाप्त हुई थी। यानडूब की संधि के तहत क्या हुई थी, समाप्त हुई थी। और वर्मा के जो वर्मा नरेश जो थे ये महाबंदुला थे। यहाँ पर जो है वर्मा नरेश का क्या नाम रहता है, महाबंदुला। ये चीज को आप याद रखें चाहे नहीं रखें महाबंदुला जी को, लेकिन यानडूब की संधि को आप याद रखेंगे कि यानडूब की संधि के तहत ही आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति हुई थी। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय एक और घटना घटित होती है, वो होती है बैरकपुर का सिपाही विद्रोह। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है, बैरकपुर का सिपाही विद्रोह, बैरकपुर सिपाही विद्रोह। इनके समय में एक ये घटना होती है, बैरकपुर सिपाही विद्रोह। और बैरकपुर सिपाही विद्रोह की जो घटना घटित होती है ये 1824 में घटित होती है। दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज आप देखें कि आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 में चला, और जब अंग्रेजों ने बर्मा के ऊपर आक्रमण किया, बर्मा के क्षेत्र को जीतने के लिए अंग्रेजों ने बर्मा के ऊपर आक्रमण किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी सैनिक थे उसको इसने बर्मा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बोला, उस टाइम बर्मा जाने का जो मार्ग था वो समुद्री यातायात का मार्ग था। उस समय जो है बर्मा जाने का जो साधन होता था वो समुद्री साधन होता था, और अभी भी क्या है, समुद्री मार्ग है ही। तो 1824-25 के आसपास क्या होता था, समुद्र को लांघ करके जाना या समुद्र के पार जाना पाप माना जाता था। समुद्र के पार जाना जो क्या माना जाता था, अपने आप में पाप माना जाता था। और जो व्यक्ति समुद्र के पार चला जाता था या समुद्र को लांघ देता था
और उसके बाद जब वो वापस अपने राज्य में आता था तो उसके गांव समाज के लोग उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उस व्यक्ति को जो है गांव से निकाल दिया करते थे। तो जब 1824 के आसपास में आंग्ल बर्मा युद्ध होती है और जब अंग्रेजी कंपनी ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि बर्मा पे चढ़ाई करना है और समुद्र को पार करके जाना है, समुद्र को लांघ करके जाना है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी भारतीय मूल के सैनिक थे इसने समुद्र पार करने से मना कर दिया, इसने समुद्र पार करने से मना कर दिया, इसने मना कर दिया। और उसी के लिए समुद्र पार न जाने को लेकर के 1824 में बैरकपुर में सिपाही विद्रोह हुआ और इस सिपाही विद्रोह को अंग्रेजों ने दमन पूर्वक बलपूर्वक दबाने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि दबा भी दिया। और इसी समय अंग्रेजों ने एक नियम बनाई, कंपनी ने एक रूल बनाई कि हमारी अंग्रेजी कंपनी में वही सैनिक भर्ती हो सकते हैं जिसको अंग्रेजी हुकूमत जो बोलेगी उसको पालन करना होगा। समुद्र पार करने के लिए बोलेगी समुद्र के पार जाना होगा, जैसे युद्ध करने के लिए बोलेगी वैसे युद्ध करना होगा। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत जो होगी अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत सर्वोपरि होगी। वही व्यक्ति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक में रखा जाएगा, शामिल किया जाएगा, जो कि ब्रिटिश हुकूमत का विरोध न करे और समुद्र पार जाने से भी मना न करे। तो बैरकपुर का सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था, इस चीज को आपने समझ गया कि समुद्र पार को लेकर के जाने के लिए हुआ था और उस टाइम समुद्र को पार करना अपने आप में पाप माना जाता था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में ये सब घटना घटित हुई। उसके बाद 1828 के बाद इसी तरीका से लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल समाप्त होता है और 1828 के बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर जो आसीन होते हैं उस व्यक्ति का नाम रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, है ना। पढ़ाने के दौरान में हमको ये मतलब रहता ही नहीं है कि कौन सब्सक्राइब किया कौन सब्सक्राइब नहीं किया। जब पढ़ाने का धुन जब सवार होता है तो एक लय में एक धारा में चलते जाते हैं, एक लय धारा में चलते जाते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई नहीं। आप पढ़ाई को जब तक सीरियसली लेकर के नहीं कीजिएगा, ध्यान के एकाग्रचित्त होकर के नहीं कीजिएगा, तब तक आपको विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी और आपके मन में ढेर सारे कंफ्यूजन रहेंगे, है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल होता है वो 1828 में एमहर्स्ट का समाप्त होता है और 1828 से 1835 तक, 1828 से 1835 तक इसका शासन रहता है। किसका शासन रहता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन रहता है। साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कहा जाता है कि ये साम्राज्यवादी विस्तारवादी तो था ही, इसने भी अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। तो ये साम्राज्यवादी तो था ही, साम्राज्यवादी के साथ साथ विस्तारवादी भी था। अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी किया और विस्तारवादी के साथ साथ जो है, विस्तारवादी के साथ साथ जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कहा जाता है कि ये एक सुधारवादी गवर्नर जनरल थे। अब दोस्तों, सुधारवादी गवर्नर जनरल इनको क्यों कहा गया इसके बारे में देखेंगे। ये साम्राज्यवादी विस्तारवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी थे। सुधारवादी इसको इसलिए कहा गया कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का जो है अंत किया था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से जो है सती प्रथा का अंत किया था। साथियों, सती प्रथा के बारे में यह कहा जाता है कि कोई भी विवाहित स्त्री का जब निधन हो जाता था तो उसके निधन होने कोई भी विवाहित स्त्री के पति का निधन हो जाता था तो उसके पति के निधन हो जाने के बाद उस स्त्री को जिंदा आग में जला दिया जाता था। पति के साथ ही उनको मतलब चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय जब बच्चे थे और जब उनके चाचा का निधन होता है, उनके ही परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है और उनके ही परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है और उनके परिवार की महिला को जब जिंदा जला दिया जाता है और जब वो आंख से इस घटना को देखते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। उसी टाइम जो है ये प्रण लेते हैं कि हम इस कुप्रथा को हम समाप्त करके रहेंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल आते आते राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस कुप्रथा जो सदियों से चली आ रही थी हिंदू धर्म में, इसको समाप्त किए, है ना। इसीलिए इनको सुधारवादी भी कहा जाता है। और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में बंगाल में सबसे पहले किए थे। सबसे पहले सती प्रथा का अंत कहाँ का किया गया था? बंगाल में किया गया था। बंगाल में 1829 में किया गया था। वहीं अगर संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत में सती प्रथा का अंत जो है कब कर दिया गया था?
संपूर्ण भारत में सती प्रथा का अंत जो है 1861 में कर दिया गया था, 1861 में। साथियों, सती प्रथा को अंत करना इतना अपने आप में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट था, एक चैलेंजिंग विषय था। याद कीजिए, हम आपको पिछले क्लास में चर्चा किए हैं कि अकबर ने भी सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया था। एक सिख धर्म के एक गुरु हुए, सिख धर्म के गुरु हुए, जिसको कहने पर अकबर ने भी सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया था। लेकिन उस समय के राजा महाराजा ने, हिंदू धर्म के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उसने अकबर का विरोध किया, जिस वजह से उतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी अकबर को अपना पैर पीछे करना पड़ गया था। सीधे राजा महाराजा को कहना था कि ये हमारे हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, आप मुसलमान शासक होकर के हमारे धर्म में हस्तक्षेप न किया करें, जिस वजह से अकबर अपना पांव पीछे खींच लिया। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक जब सती प्रथा को अंत करने के लिए अपना कदम उठाया, तो इसके समय में भी बहुत सारे पाखंडियों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे पाखंडियों ने विरोध किया, है ना। लेकिन अंततः 1829 में बंगाल में सती प्रथा को पूर्ण रूप से दबा दिया गया और वही संपूर्ण भारत में 1861 में सती प्रथा को अंत कर दिया गया। साथियों, सती प्रथा का जो उल्लेख है, आप इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि सती प्रथा का जो उल्लेख है, ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। और भानुगुप्त कौन था, तो ये गुप्त वंश का शासक था। सिंपल सी बात है, गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। और इसी भानुगुप्त के एक एरन शिलालेख होता है, एरन अभिलेख होता है, उसी में सती प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है। तो आप इस चीज को जो है विलियम बेंटिक के बारे में आप याद रखेंगे। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा का भी अंत किसने किया, विलियम बेंटिक ने किया। मतलब दूसरे व्यक्ति को ठगने वाले एक ठग समुदाय के लोग रहा करते थे, जिसने भारतीयों को ठगने के साथ साथ अंग्रेजों को भी ठगने का काम किया। जैसे कि झूठ बोल करके, धोखा दे करके, लालच दे करके किसी भी तरीका से जो है ठगने का काम करते थे ठग समुदाय के लोग, और अंग्रेजों को भी ठगने का काम किया। तो ठगी प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक ने किया। और ठग के बारे में बोला जाता है कि ठग जो थे, ठगने वाले जो लोग थे, वो काली माता के पुजारी थे, माँ काली की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे, तो ठग लोग जो है माँ काली की पूजा किया करते थे। और इस ठगी प्रथा का भी अभिलेख जो है विलियम बेंटिक ने खत्म किया था। और ये कर्नल स्लीमैन, ठगी प्रथा का जो है समाप्त कर्नल स्लीमैन की सहायता से किया गया था, कर्नल स्लीमैन। तो आप स्लीमैन को भी ध्यान में रखेंगे, कर्नल स्लीमैन की मदद से जो है ठगी प्रथा का अंत किया गया था। उसी प्रकार से चलते चलते विलियम बेंटिक जो है, उसी प्रकार से क्या होता है आगे, 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित होता है। 1833 में क्या होता है, एक चार्टर एक्ट पारित होता है। और इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। एज अ विलियम बेंटिक, यहाँ पर हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में विलियम बेंटिक को पढ़ा। साथियों, अगले क्लास में जब 1833 में चार्टर एक्ट आता है और बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर 1828 से 35 तक इनका शासन काल रहता है। 1833 में चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत बंगाल के जो अंतिम गवर्नर है वो विलियम बेंटिक कहलाते हैं। और जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, तो वही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कहलाते हैं। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बनते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ी कुछ और बातों को पढ़ेंगे, एज अ भारत के गवर्नर जनरल के विषय में पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर यह सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ बात आपको समझ में आए, तो आप उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो आपका ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।